फरोज ड्रग्स मामले में अब तक 18 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हम गैर जानिबदारा तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। एनसीबी का कहना है कि इन पर लगाए जा रहे इल्जामात बेबुनियाद हैं। Police custody of 8 persons arrested from the cruise was granted by Honorable Court, initially for 1 day, further it was extended by 4 days, and now they have been granted judicial custody for 14 days. They have been sent to Arthur Jail, as you all know. All other 10 accused persons arrested later were also granted police custody by Honorable Court after duly considering the contentions and material presented by NCB. They have been granted custody for different durations and are being interrogated and examined by NCB presently. On the basis of interrogation and disclosure by accused persons during custodial interrogation, 6 follow-up seizures have been effected at various places in Mumbai, following due procedures as per law. In these follow-up operations, 10 persons, including 1 foreigner, has been arrested, making the total to 18. Various drugs like ecstasy, mephedrone, hydroponic weed, multi-strain cannabis, charas, etc. have been recovered, including few commercial quantities of drugs, which is a serious concern. Continuous drug recoveries in the follow-up operations indicate towards the large network in this drug menace, spoiling our younger generation. Investigation of the case is in progress to unearth the entire chain and the network. पटना में अमीर शरीयत के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। मौलाना अनीसुल रहमान कासमी और मौलाना अहमद फैसल रहमानी के दरमियान अमीर शरीयत बनने के लिए मुकाबला है। जिला इंतजामिया की निगरानी में वोट डाले जा रहे हैं। अरबाब हल व अक्द के कुछ अरकान ने इंतखाब का बाइकॉट किया। मौलाना अयूब निजामी समेत 8 अरकान ने इंतखाब का बाइकॉट किया है। उनका कहना है कि जो 2 लोग अमीर शरीयत के इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, उनमें अमीर शरीयत बनने की औसाफ नहीं है। पूरी तफसीलात हम हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे महफूज आलम से। महफूज, अभी की वोटिंग की फीसद क्या है? देखिए, वोट का मरहला जो है पूरा हो चुका है। अब गिनती का काम जो है शुरू होने वाला है। कई अरबाब हल वक़्त में कई मेंबरों ने बाकायदा जो है बाइकाट किया है। उन्होंने अपना वोट नहीं दिया इस वजह से कि उन्होंने कहा कि जो अमीर शरीयत के नाम से जो 2 लोग इंतखाब में अभी हैं, उनमें अमीर शरीयत के औसाफ नहीं है। यानी खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नाम वापस लेने के बाद, अमीर शरीयत के इंतखाब से हटने के बाद जो उनके चाहने वाले लोग थे, उनमें ज्यादातर लोग जो बाइकाट करने वाले लोग हैं, वो उनमें ज्यादातर वैसे ही लोग हैं जो उनके चाहने वाले थे और वो चाह रहे थे कि खालिद सैफुल्लाह रहमानी को अमीर शरीयत बनाया जाए। इसके अलावा इतनी ताखीर की गई क्योंकि सुबह 11 बजे से ये मामला चल रहा है। अरबाब हल वक़्त में काफी बुजुर्ग लोग भी हैं, बीमार हैं, वो भी यहाँ पे बैठे थे। कई उसमें से लोग ऐसे हैं जो कि अपना वोट नहीं दिए और सेहत की बुनियाद पर और उम्र की बुनियाद पर जो है वहाँ से वो वापस चले गए। जो लोग बचे थे, जिला इंतजामिया की निगरानी में वोट उन्होंने डाला है। अब वोटों की गिनती हो रही है। रिजल्ट जो है कुछ ताखीर होगी रिजल्ट में। 1 घंटे और 1.5 घंटे के बाद मुमकिन है कि रिजल्ट भी जो है सामने आ जाए। जो 2 लोग जो है इंतखाब में थे, अमीर शरीयत के इंतखाब में, वो दोनों लोग अभी भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। महफूज, ये बताइए कि नताइज कब सामने आ जाएंगे? हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फिर से सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि अब नताइज कब ऐलान किए जाएंगे? अमीर शरीयत के इंतखाब के नतीजे जो है 2 घंटे के अंदर जो है आ सकते हैं, मुमकिन है जी। वोटों की गिनती हो रही है। जिला इंतजामिया भी वहाँ पे मौजूद है और दोनों अमीर शरीयत के जो लोग हैं वो भी वहाँ पे, जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा। इमारत शरिया में नए अमीर शरीयत के खैर मकदम की तैयारी भी चल रही है।
क्योंकि जो इंतखाब हो रहा है इमारत से चंद कदम की दूरी पर है। इमारत के महफूज, मरकजी दफ्तर एक में अहम सवाल शुरू हो कि गई है। इससे कबल तो, इत्तेफाक के तौर पर अमीर शरीयत का इंतखाब किया जाता था, लेकिन अब क्या जरूरत महसूस हुई वहां पे कमेटी को, क्या इस वक्त जरूरत महसूस हुई कि उन्होंने इंतखाब का अमल कराया, चूंकि इससे पहले इत्तेफाक के तौर पर अमीर शरीयत का इंतखाब किया जाता था? महफूज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी, मेरा सवाल ये है, मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूँ। मेरा सवाल ये है कि इससे कबल हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इससे पहले जब अमीर शरीयत का जो इंतखाब होता था वो इत्तेफाक के तौर पर होता था। अभी क्या ज़रूरत पड़ी कि अभी वोटिंग का अमल शुरू करना पड़ा और जिससे हम अमीर शरीयत के इंतखाब कर सकते हैं? अभी क्या उसकी ज़रूरत पड़ी? ये मेरा सवाल है। ये एक अहम सवाल है कि हमेशा अमीर शरीयत का इंतखाब बाइत्तेफाक की राय से हुआ है जी, और ये पहला मौका है जब वोटिंग कराने की जरूरत पड़ गई। लोगों में इत्तेफाक नहीं बन सका। जो उम्मीदवार हैं, जी, 3 उम्मीदवारों के नाम जो है शुरू दिन से ही 3 उम्मीदवार जो है सुर्खियों में थे। खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना वली रहमानी और मौलाना फैसल रहमानी, जो कि मौलाना वली रहमानी के बेटे हैं। लेकिन तीनों लोगों में चूंकि एक तरह से कहें कि तीनों लोग जो है अमीर शरीयत के दावेदार भी थे और अमीर शरीयत बनना भी चाहते थे। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम आज शुरू हुआ, मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब बाकी बचे जो 2 लोग थे उनसे भी रिक्वेस्ट और किया गया। मजलिस शूरा के मेंबरों ने काफी अपील की कि बाइत्तेफाक की राय से इंतखाब हो जाए, लेकिन लोगों ने वो माने नहीं और बाकायदा जो है ऐसी हालत में दावेदारी की हालत में जो है फिर इंतखाब कराने की नौबत आई और पहली बार ऐसा हुआ कि इमारत की तारीख में अमीर शरीयत का इंतखाब हुआ। जी, महफूज, ये बताए कि इस वोटिंग के अमल के दौरान आपने क्या महसूस किया कि क्या लोग इस वोटिंग से खुश नजर आ रहे हैं या कुछ लोगों में गम है, गुस्सा है, या इससे उनको कुछ महसूस क्या हो रहा है? लोगों के बीच में क्या कुछ तनाव है वोटिंग को लेकर? देखिए, 2 तरह की बातें हैं। मजलिस शूरा के आदमी मेंबर जो चूंकि यहाँ ग्रुपबाजी भी हो गई थी, तीनों अमीर शरीयत का जो नाम है तीनों के साथ जो है 3 ग्रुप खड़ा हो गया था और उस ग्रुप के साथ शहर के लोग और दानिश्वर और आलिम दीन की टीम भी जो है मौजूद थी। तो एक तरह से कहें कि एक तबका जो है वो शुरू दिन से ही ये बात की अपील करता रहा, मांग करता रहा कि इंतखाब होना चाहिए, क्योंकि उसको लगता था कि अरबाब हल वक्त में ज्यादा मेंबर जो है उनके साथ हैं और वोटिंग होता है तो फिर उनके हक में फैसला आ जाएगा और उन्हें अमीर शरीयत बनना आसान हो जाएगा। लिहाजा वो वोट कराने के हक में था और शुरू दिन से इसकी कोशिश कर रहा था, बल्कि बाकायदा ये स्ट्रेटजी बनाया कि वोटिंग हो और किसी भी तरह इत्तेफाक ना हो सके। लेकिन जो इमारत से जुड़े हुए पुराने लोग हैं जिन्होंने हमेशा ये देखा है कि इत्तेफाक की राय से जो है अमीर शरीयत का इंतखाब हुआ है और लोगों ने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए बाकायदा इस इजलास में इस तरह के हंगामी मेरा सवाल आपके जाती तौर पर रहेगा कि आपका क्या तजिया रहेगा इस पूरे ताल्लुक से, चूंकि ये आज पहली मर्तबा हो रहा है कि अमीर शरीयत का इंतखाब बतौर वोट किया जा रहा है। इससे पहले इत्तेफाक के तौर पर इंतखाब किया जाता था। तो आपका क्या तजिया रहेगा? क्या वाकई में अभी का जो अमल है वो दुरुस्त है या इससे पहले जो अमल किया जाता था वो दुरुस्त था? देखिए, पहले जिस तरह से इत्तेफाक राय से अमीर शरीयत का इंतखाब होता था तो उसमें चूंकि जो पैगाम लोगों के बीच में जाता था वो काफी मुस्बत पैगाम होता था और अमीर शरीयत को लेकर जो है उनकी शख्सियत को लेकर किसी के दिल और दिमाग में बदगुमानी नहीं होती थी और काम भी ठीक ठाक रहता था। हालांकि उस वक्त भी लोग जो भी उम्मीदवार बनते थे उनको समझा लिया जाता था और बाइत्तेफाक राय से इंतखाब हो जाता था। लेकिन चूंकि वोटिंग हुई है और वोटिंग में बाकायदा जैसे सियासी पार्टी के लीडरों की वोटिंग होती है, अब वोटिंग हुई तो बाकायदा जो है यहाँ पे उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं और एक उम्मीदवार जब हारता है और दूसरा उम्मीदवार जीतता है तो जाहिर है उनके लोगों को तकलीफ होगी और ये खलीस जो है काफी दिनों तक बाकी रहेगा। इमारत शरिया बिहार, झारखंड और उड़ीसा अगर तीनों सूबों को देखें तो मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है और काफी बड़ी तादाद में लोग हैं इमारत शरिया से जुड़े हुए हैं। नतीजे के तौर पर अगर आप देखें कि दोनों जो लोग अभी अमीर शरीयत के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं तो एक साहब मौलाना वली रहमानी के बेटे हैं। मौलाना वली रहमानी साहब
यहाँ के अमीर शरीयत थे, उनके इंतकाल के बाद ही ये ओहदा खाली हुआ है। तो एक बड़ा तबका उनके साथ है। मौलाना अनीसुर्रहमान कासमी इमारत शरिया में 40 सालों से थे। वो यहाँ मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं, नाजिम होकर रिटायर किए हैं। तो इमारत शरिया के साथ साथ बिहार और तमाम जो दूसरे सूबे हैं वहाँ पे भी उनके अपने लोग हैं। तो एक तरह से कहें कि अगर दोनों में इत्तेहाद बन जाता तो ज्यादा बेहतर होता और ज्यादा एक मैसेज बिल्कुल महफूज, इस खबर के ताल्लुक से आप हमें पल पल की अपडेट्स देते रहिए ताकि जो इसके नताइज हैं वो हम सब जान पाए, चूंकि अब अगले 2 घंटों के दौरान नताइज सामने आ जाएंगे। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां जायदाद के तनाजे ने भाई भाई के रिश्तों को तार तार कर दिया। गाजियाबाद के विजयनगर में बड़े भाई ने छोटे भाई को जायदाद के तनाजे में चाकू से वार किया। इस हादसे की लाइव तस्वीरें काफी दिल दहलाने वाली है। इलाज के दौरान छोटे भाई की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों भाइयों की तलाश शुरू कर दी है। आज दिनांक 8-10-21 को थाना विजयनगर के चौकी बाईपास क्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को घरेलू विवाद को लेकर चाकुओं से वार कर घायल कर दिया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर एमएमजी अस्पताल भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया है। अब बात करते हैं लखीमपुर सानेहा की, जहां कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। आशीष मिश्रा से दिन के 11 बजे से पूछताछ चल रही है। इससे कबल सख्त सिक्योरिटी के बीच वक्त से चंद मिनट पहले आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे। उन्हें दूसरी नोट्स में 11 बजे का वक्त दिया गया था। आशीष मिश्रा मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा के बेटे हैं और उन पर लखीमपुरी किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देने का इल्जाम है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा मुल्क लखीमपुर मामले में इंसाफ की फरियाद कर रहा है, लेकिन योगी हुकूमत कसूरवारों को समन नहीं गुलदस्ता पेश कर रही है। हालांकि कोर्ट ने कई मर्तबा कहा कि यूपी में जंगल राज है, लेकिन इस हुकूमत को कोई पर्दा नहीं है। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको, और कार्रवाई हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर सानेहा में मारे गए सहाफी के घर में एहतजाज कर रहे थे। आशीष मिश्रा के क्राइम ब्रांच हाजिर होने के बाद उन्होंने भूख हड़ताल खत्म कर दी। इस लड़ाई में आज जीत हुई है, किसान भाइयों की जीत हुई है, कश्यप साहब के परिवार की जीत हुई है, क्योंकि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए था, मुआवजा से ज्यादा उन्हें न्याय चाहिए था। समझिए, लवप्रीत, उसकी बहन ने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इसलिए ये सत्य का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की सहरोजा मीटिंग कई मानों में अहमियत की हामिल रही। वजीर आला, वजीर महसूल और दीगर वजारतों के साथ महकमे जाती मीटिंग करने और बोर्ड को पूरी तरह से फ़आल बनाने के लिए अमली इक़दामात के फैसले किए गए। बोर्ड के तमाम मेंबरान की निगरानी में औरंगाबाद के नक्शरतवाडी इलाके में वाक़ वक्फ बोर्ड की 8 एकड़ अराजी को वक्फ की तहवील में लिया गया। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने वक्फ बोर्ड रुकन सईद इम्तियाज जलील से बातचीत की। वक्फ बोर्ड की सहरोज़ा मीटिंग में पहली मरतबा ये हुआ कि वक्फ बोर्ड का कोरम कंप्लीट हुआ, तमाम मेंबरान मीटिंग में मौजूद थे। सहरोज़ा मीटिंग में क्या क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे साथ एमपी इम्तियाज़ जलील साहब है, उन्हीं से जानते हैं सहरोज़ा मीटिंग का अहवाल। जी इम्तियाज़।
जी देखिए, ये सही बात है कि शायद मेरे हिसाब से 20 साल के बाद ऐसा हुआ है कि एक पूरा बोर्ड पूरी तरह से मुकम्मल हुआ है। 11 मेंबरान है और लगातार हम लोग 3-3 दिन की मीटिंग्स लेते हैं, जिसके अंदर पहले दिन है तो बोर्ड के ताल्लुक़ से जो मीटिंग्स होती है वो होती है, और बाकी 2 दिन जो है वो हियरिंग्स होती है, जहाँ पर जो डिस्प्यूट चल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर। बहुत बड़ी पेंडेंसी है अगर देखा जाए तो। महज रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो अभी 2000 रजिस्ट्रेशन होना बाकी है, चेंज रिपोर्ट्स है, ऐसे बहुत सारे बातें हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बोर्ड के मेंबर्स पूरी तरह से बैठ रहे हैं सुबह से लेके शाम तक। पिछले टाइम तो रात में 12 साढ़े 12 बजे तक मीटिंग चली थी। तो ये सब है तो लोगों के लिए, और एक विजिबल चेंज है तो आपको दिखाई देने वाला है। और आपने बंगलुरु के अलसूर इलाके की जामा मस्जिद के इंतखाबात हो रहे हैं। रियासी वक्फ बोर्ड के तहत हो रहे इन इंतखाबात में बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 10 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इंतखाबात में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों ने कहा कि वो मस्जिद के इंतजामात के साथ साथ इलाके में तालीमी और फलाही खदमात अंजाम देंगे। जामिया मस्जिद अलसूर शहर बेंगलुरु का एक कदीम मोहल्ला है। यहाँ पर कसरत से मुसलमान आबाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 50 साल से इस जामिया मस्जिद अलसूर की मैनेजमेंट कमेटी सिर्फ सिलेक्शन के ज़रिए हुआ करती थी। अब मजबूरन सिलेक्शन ना हो सका। अब तकरीबन 23 न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। एमपी की जिला राजगढ़ के भिचूर में मिसाली कब्रिस्तान की खबर को मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा और सद्भावना मंच ने संजीदगी से लेते हुए रियासत में मिसाली कब्रिस्तान बनाने की तहरीक शुरू कर दी है। जमीयतुल उलमा और सद्भावना मंच के अरकान ने मिसाली कब्रिस्तान बनाने की मुहिम का आगाज राजधानी भोपाल के तारीखी हिलालपुर कब्रिस्तान से किया है। हिलालपुर का तारीखी कब्रिस्तान 150 साल से ज्यादा कदीम है और इस कब्रिस्तान में मुमताज नाकद डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनूरी भी मदफून है। मध्य प्रदेश के पाचौर में जिस तरह से एक मिसाली कब्रिस्तान कायम की, उसको देखते हुए न्यूज़ 18 ने जो खबर दिखाई थी वो एक तहरीक शुरू हो गई है कि अपने अपने शहरों में कब्रिस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मिसाली कब्रिस्तान बनाया जाए। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ चंद लोग समाज तंजुमों के मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये कदम कितना अहम है कि अपने कब्रिस्तान जहाँ पर अपने मुर्दों को दफन किया जा रहा है उसकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि राजगढ़ के पचौर में एक मिसाली कब्रिस्तान कायम की है। हम यही चाहते हैं कि बिल्कुल साफ़ सफाई यहाँ पर रहे, जानवर वगैरह नहीं घुसें, तमाम कब्रिस्तान के जो मुर्दे दफन हैं वो भी सुरक्षित रहें और हमारी दीवार वगैरह बाउंड्री वगैरह भी रहे, ताकि गंदी चीज़ कोई भी कब्जा नहीं कर पाए। हम लोग बातें तो करते हैं लेकिन कब्रिस्तान फिर भी गंदे ही दिखाई देते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, सब एक प्लेटफार्म पे आएंगे और सभी लोगों को मिलकर हमें कब्रिस्तानों की साफ़ सफाई का ख्याल रखना है, बाउंड्री वाल का ख्याल रखना है। इस कब्रिस्तान में और भोपाल के और भी बहुत सारे कब्रिस्तान हैं जिनके अंदर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, कब्जे कर रखा है अपने मकान है, और कोशिश करते हैं कि इस जद्दोजहद करके इसकी साफ सफाई। चलती ट्रेन में इस्मत दरी का मामला पेश आया है। लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में मामला पेश आया। रेलवे पुलिस के मुताबिक इस वाकये के हवाले से कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया है। जीआरपी कमिश्नर कैसर खालिद ने बताया कि 8 शरपसंदों ने पुष्पक एक्सप्रेस में सवार हुए पहले चलती ट्रेन को लूट लिया और फिर एक खातून के साथ ज्यादती की। ये औरत अपने शोहर के साथ सफर कर रही थी। रेलवे पुलिस ने आईपीसी की मुतादिद दिफा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जीआरपी ने कहा कि जब ट्रेन गाठ के इलाके से गुजर रही थी तो शरपसंदों ने वारदात को अंजाम दिया। ट्रेन के किसारा पहुंचने के बाद मुसाफिरों ने मदद की इल्तिजा की। मुसाफिरों ने दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए रेलवे पुलिस ने अब तक 4 शरपसंदों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 की तलाश अभी भी जारी है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की, जहां मुल्क में कोरोना वायरस के मामलात में मुसलसल कमी आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 29,740 नए केस दर्ज किए गए। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक एक्टिव केसेस की तादाद 2,36,643 हो गई है। वहीं वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 69 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं अब तक मुल्क में तकरीबन 949 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है।
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से पहले से ही आवाम परेशान है। वहीं फिर मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आज भी पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे और डीजल में 35 पैसे का इजाफा हुआ। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 84 पैसे और डीजल 92 रुपये 47 पैसे फी लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 83 पैसे और डीजल 100 रुपये 29 पैसे फी लीटर के करीब पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में इजाफे का सबब बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल के दामों में इजाफे को करार दिया जा रहा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।